Hello students, I hope that you all are fit and fine. Today we are going to start a new topic, that is cell in series, which we have done in the earlier lecture, and now we are going to start with the parallel combination. But first of all, let us summarize what we have done in the previous lecture, that is when the cells are connected in series, what will be the formula of equivalent EMF and what is the formula of the net resistance of the circuit. So first of all, let us revise the formula for the cells which are connected in the series. देखो बेटा, जैसे इस डायग्राम में बनाया कि हमने दो सेल्स कनेक्ट किए हैं सीरीज में. फर्स्ट सेल का ईएमएफ हमने E1 सपोज किया, इंटरनल रेजिस्टेंस R1. सेकंड सेल का ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2. तो सीरीज के अंदर जो जनरल फॉर्मूला होता है सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने का, ईएमएफ का फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अप टिल En. अगर n सेल्स कनेक्टेड है तो En तक जाएगा, दो सेल्स कनेक्टेड है तो सिंपली राइट करेंगे E1 प्लस E2. देन आर इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जब भी हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो सभी रेजिस्टेंसेस का सम करके ही आती है. तो यानी नेट रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट को हम कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R2 अप टिल सो ऑन Rn. एक ये कॉन्सेप्ट हमने किया था इन द प्रीवियस लेक्चर. सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक सेल और दूसरे सेल को रिवर्स करके लगा दें, मतलब फर्स्ट सेल मेरा जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब फर्स्ट सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस तरह से है, और सेकेंड सेल की मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड को फर्स्ट सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अटैच किया है. इसका मतलब ये जो मेरा सेल है सेकेंड सेल, दिस सेकेंड सेल इज बेसिकली कनेक्टेड इन द रिवर्स ऑर्डर. तो अगर मैंने रिवर्स ऑर्डर में सेल को कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला. यानी पहले सेल की रेजिस्टेंस R1 और दूसरे सेल की रेजिस्टेंस R2, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. क्योंकि अगर हम बात करें रेजिस्टर की या रियोस्टैट्स की, ऐसे डिवाइसेस जो होते हैं रेजिस्टर या रियोस्टैट, ये सारे डिवाइसेस बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं. बाई डायरेक्शनल मींस इनका कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता. तो अगर आप सेल को इन्वर्ट करते हैं तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इंटरचेंज या एक्सचेंज आप कर सकते हैं. लेकिन रेजिस्टेंस का अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल ही नहीं है तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर द बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस. इसका मतलब अगर हम दो रेजिस्टर को, चाहे मैं रेजिस्टर को ऐसे लगा दूं अटैच करूं सर्किट में, चाहे रेजिस्टर को रिवर्स करके अटैच करूं, दैट मींस द सेम थिंग. लेकिन इन दोनों सेल्स को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं और मैंने सेल E2 को रिवर्स कर दिया, मतलब सेल C2 जिसका EMF का वैल्यू E2 है उसको रिवर्स कर दिया, तो आपके इक्विवेलेंट EMF का आंसर क्या होगा, E1 प्लस E2 नहीं बल्कि E1 माइनस E2. लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या रहेगी, R1 प्लस R2, बिकॉज रेजिस्टर इज बेसिकली अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस. इसके बाद अब हमें अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए कि मैंने आपको बोला 12 सेल्स हैं आपके पास या 14 सेल्स हैं या 15 सेल्स हैं, उन 15 सेल्स की EMF, सबकी EMF इक्वल है, और उसमें से मैंने कुछ एक को रिवर्स कर दिया, यानी कोई 3 या 4 या 5 को रिवर्स कर दिया, तो नेट EMF निकालने की जो शॉर्टकट ट्रिक है या जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो हमने यूटिलाइज करना है और लर्न भी करना है. वो क्या है, इफ द पोलैरिटी ऑफ द n सेल्स, की मान लो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, दैट इज n सेल्स इन टोटल है, और इन n सेल्स में से मैंने m सेल्स की पोलैरिटी को क्या कर दिया, रिवर्स. जैसे इस डायग्राम के अंदर दो सेल्स में से मैंने एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स किया, तो दो सेल थे तो n की वैल्यू 2 है और एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स हुई यानी m की वैल्यू क्या हुई, 1. इसी तरीके से अगर आपके पास टोटल n नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसमें से m नंबर ऑफ सेल्स को आपने रिवर्स कर दिया और दोनों की EMF या सभी सेल्स की EMF सेम है जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल E, तो आपके पास नेट EMF निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अगर सभी सीरीज में लगे हैं तो एडिशन होगा और जो रिवर्स करके लगे हैं उनका सब्सट्रैक्शन होगा. इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्विवेलेंट EMF का n माइनस 2m मल्टीप्लाइड विद E. यहाँ पे n आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन द सर्किट, m क्या है, द नंबर ऑफ द सेल्स विच आर कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, और 2 का फैक्टर साथ में हमने डालना है, और कैपिटल E क्या है, EMF ऑफ ईच सेल. एक बात ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब सारे के सारे सेल्स सेम EMF के आपने कनेक्ट किए हुए हैं, और वो भी कनेक्ट किस में किए हुए हैं, सीरीज के अंदर. ये सीरीज का फॉर्मूला है कि सीरीज के अंदर अगर हमने सेल्स को कनेक्ट किया तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं. और नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर्किट की, रेजिस्टेंस अभी आपको समझाया कि रेजिस्टेंस एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है. तो अगर सीरीज में 10 रेजिस्टर लगाए हैं कि 10 के 10 की रेजिस्टेंसेस को आपने क्या करना है, जस्ट ऐड करना है. और अगर सर्किट में मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टर भी है इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ, तो फॉर्मूला क्या होगा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, क्योंकि n सेल्स है, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r, तो n इंटू स्मॉल r, तो सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम हो गया,
और कैपिटल आर जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टर सर्किट में लगाया था, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या बन जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन मल्टीप्लाइड विद आर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स, एक जैसे सेल्स दिए हुए हैं सर्किट में, जिसमें से कुछ एक सेल्स को हमने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो आपके पास ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, अब फर्स्ट सेल के बाद ये सेकंड सेल बनाया, ये थर्ड सेल बनाया, तीनों सेल्स का जो ईएमएफ वैल्यू है वो सेम है, दैट इज 2 वोल्ट। तीनों सेल्स के लिए ईएमएफ की वैल्यू हमें 2 वोल्ट दी है, और तीनों सेल्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दैट इज आल्सो सेम, दैट इज 0.1, 0.1 एंड 0.1 ओम। अब ध्यान से देखें, पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये सेल्स एक्चुअली में सीरीज में हैं, और क्या कोई सेल इन सेल्स में से रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, अगर मेरे फर्स्ट सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट सेल का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मेरे फर्स्ट सेल का अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, और सेकंड सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये एक ही पैटर्न में कनेक्टेड है। यानी इसी डायग्राम को अगर मुझे स्ट्रेट करके बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी कि मेरा फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, सी दिस, फर्स्ट सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ आया, और सेकंड सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ आया, यानी सेकंड सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से आया। अब इसी को जो इन्होंने जिगजैग करके बनाया है, इसी को हमने स्ट्रेच करके जब सीधा बनाया तो डायग्राम इसमें कन्वर्ट होगी। इसका मतलब क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये तीनों सेल्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और इनमें किसी भी सेल को रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट नहीं किया, और तीनों सेल्स की ईएमएफ की वैल्यू भी सेम है, और उस ईएमएफ की वैल्यू को आपको कितनी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे डायग्राम में, दैट इज 2 वोल्ट। नेट ईएमएफ हमें निकालनी है सर्किट की, एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालनी है इस सर्किट की। तो नेट ईएमएफ की वैल्यू 2 वोल्ट है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कितने हैं, 3। कोई भी सेल रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में m की वैल्यू क्या है, 0। तो m का तो कोई यूज ही नहीं आया। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है सभी सेल्स के लिए, और वो वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 0.1 ओम। तो अगर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला देखें, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, n-2 इंटू एम मल्टीप्लाइड विद ई, लेकिन आपके पास m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-0 इंटू ई, तो दैट बिकम्स n मल्टीप्लाइड विद ई। n की वैल्यू कितनी है, 3, और ईएमएफ ईच सेल की कितनी है, 2। प्रोडक्ट किया, आंसर क्या आ गया, 6। और टोटल अगर हम रेजिस्टेंस निकालें सर्किट की, तो कोई भी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टर आपको दिया ही नहीं। जब एक्सटर्नल रेजिस्टर ही नहीं दिया तो फॉर्मूला जो था कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन मल्टीप्लाइड विद स्मॉल आर, इसमें r वाला पार्ट तो 0 है, तो सिर्फ nr फॉर्मूला बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू है 3, और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल्स की सेम है जिसकी वैल्यू है 0.1। तो आंसर क्या बन गया, 0.3 ओम। तो हम ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में लगे हैं, जिसमें से कुछ एक सेल्स को हमने रिवर्स में अगर कनेक्ट कर दिया, तो रिवर्स में कितने सेल्स हैं वो m फैक्टर होता है, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो फैक्टर क्या होता है, स्मॉल n। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो इफ 15 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, की मान लो आपको 15 सेल दिए हैं टोटल, जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। मतलब ये फॉर्मूला जो हमने सीखा है ये सिर्फ सीरीज के लिए वैलिड है, पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास 15 सेल्स हैं, 15 सेल्स जिनको सीरीज में कनेक्ट किया है, और हमने पोलैरिटी 3 सेल्स की रिवर्स कर दी। अब जिसकी पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं वो फैक्टर m होता है। इसका मतलब क्लियरली मुझे m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मेरी 3 है, एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो मैंने कनेक्ट किए हैं उसे हम n कहते हैं। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15। तो मुझे n भी मिल गया, दिस इज माई n, 15 सेल्स, और m की वैल्यू कितनी है, 3। सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, हर एक की ईएमएफ की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 1.5 वोल्ट। इसका मतलब कैपिटल ई इज आल्सो गिवन, एंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे सर्किट की निकालनी है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू n-2 इंटू एम मल्टीप्लाइड विद ई। n की वैल्यू कितनी है, 15, और m की वैल्यू कितनी है, 3, और कैपिटल E की वैल्यू कितनी है, 1.5। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की और इसको सॉल्व किया, 15 माइनस 3 2 6 इंटू 1.5, 15 माइनस 6 किया 9 इंटू 1.5, और आंसर क्या आ गया, 13.5 वोल्ट। तो इस तरीके से हम सीरीज के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही सीरीज का करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में जंप करेंगे। अब हम पैरेलल का फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। सबसे पहले सिंपल टॉपिक, दैट इज
same type of cells when they are connected in parallel. तो cells connected in parallel, मेरा same type of cell से मतलब क्या है? I mean to say that कि जितने भी cells को मैं parallel में connect कर रही हूँ उन सब का EMF भी same है, उसकी वैल्यू को हमने कैपिटल E लेट करना है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने स्मॉल r लेट कर लेना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आपके पास ये फर्स्ट सेल है हैविंग द EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, सेकंड सेल EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। पता नहीं कितने सेल्स हैं तो मैंने यहाँ पे डॉट 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 डाल दिया और मैं लेट कर रही हूँ कि मैं कितने सेल्स को कनेक्ट कर रही हूँ, दैट इज m सेल्स, स्मॉल m नंबर ऑफ सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और इसको मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इस डायग्राम का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहूँ, इक्विवेलेंट डायग्राम मतलब कि इन सभी सेल्स के EMF को जोड़ के जो भी आंसर आएगा मैंने उस सेल को यूज करना है, यानी सभी सेल्स की EMF के बराबर EMF का एक सेल E इक्विवेलेंट जिसका EMF है और R इक्विवेलेंट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, कैपिटल R रेजिस्टर के साथ। In this circuit also same current will flow because both the circuits are equivalent. Now इसमें हमारा टारगेट क्या है, इस टॉपिक में हमारा टारगेट है कि हमें E इक्विवेलेंट का रिलेशन और R इक्विवेलेंट का रिलेशन चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E इक्विवेलेंट। जैसे सीरीज में हमें पता है अगर मैंने 4 सेल सीरीज में लगाए हैं और हर एक की वैल्यू 1 वोल्ट है तो टोटल EMF जो होगी सर्किट की वो क्या होगी, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 वोल्ट। पैरेलल में मुझे निकालना है कि फॉर्मूला क्या होगा। अब यही चीज जब हमने करनी है तो इन पैरेलल टोटल EMF ऑफ ऑल द सेल्स की सभी सेल्स का जो टोटल EMF है पैरेलल के अंदर दैट विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सिंगल सेल, क्योंकि जब भी हम पैरेलल में किन्हीं भी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज जो होती है वो सेम रहती है और EMF और वोल्टेज एक ही बात है, क्योंकि EMF का जो SI यूनिट है वो भी वोल्ट्स है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिसको हम कैपिटल V सिंबल से डिनोट करते हैं उसका भी SI यूनिट क्या है, वोल्ट। इन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है समझने के तरीके में, लेकिन है दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो EMF जो होगी, अब अगर इस लाइन की EMF या इस लाइन में यानी इस वायर के अंदर अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल ही है और सेकंड वायर में भी पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल ही है, थर्ड वायर में भी पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल ही है, इट सिंपली मींस दैट ऑल द थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है, बस पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो सेल है वो आपको करंट I1 देगा, सेकंड वाला सेल है वो करंट I2 देगा, थर्ड वाला I3, फोर्थ वाला I4। ये सारे करंट्स कोलैबोरेट होकर टोटल करंट बनाएंगे, उस टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल I। इसका मतलब जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किन्हीं भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को या नंबर ऑफ सेल्स को तो टोटल EMF ऑफ ऑल द सेल्स इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सिंगल सेल। इसका मतलब E इक्विवेलेंट की वैल्यू यानी इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, कैपिटल E। और पैरेलल में जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो ये तो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है कि रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना पैरेलल के अंदर। तो अगर मैं रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करूं पैरेलल में तो लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस जितने बार भी आपने कनेक्ट किया है, और हमने सपोज किया कि कितनी बार हमने कनेक्ट किया है, m टाइम्स कनेक्ट किया है हमने। उसके बाद टोटल आंसर क्या बन गया, m/R। तो R इक्विवेलेंट का आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज R स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल डिवाइडेड बाय m क्या है, टोटल नंबर ऑफ द सेल्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमें करंट का फॉर्मूला निकालना है, तो करंट क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू द नेट EMF, और नेट EMF जो है हमारे पास सर्किट में वो कैपिटल ही है, क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि पैरेलल में जितने मर्जी सेल्स आप कनेक्ट कर दो EMF की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, वो एड अप नहीं होने वाली। सीरीज में एड अप होती है लेकिन पैरेलल में ऐड नहीं होंगी। तो टोटल EMF की वैल्यू E। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R इक्विवेलेंट लगा हुआ है और एक कैपिटल R लगा हुआ है, और R इक्विवेलेंट का आंसर हम निकाल चुके हैं, इट इज स्मॉल r अपॉन m। इसके साथ ये जो कैपिटल R रेजिस्टर है ये सीरीज में कनेक्टेड है। ऑल्दो ये बहुत जो छोटा सा मतलब एक मतलब बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होती है कि रेजिस्टर क्यों नहीं पैरेलल में लगे हुए, दीज टू रेजिस्टर्स आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल। क्योंकि अगर हम इस सर्किट में ध्यान से देखें तो अगर इस सेल ने जो EMF E इक्विवेलेंट का एक सेल बन चुका है, इन सभी सेल्स को कंबाइन करके मैंने एक सेल बनाया, इस सेल ने करंट निकाला सर्किट में कैपिटल I। अब यही कैपिटल I करंट जो है वो कैपिटल R रेजिस्टर में भी फ्लो करेगा और यही कैपिटल I करंट फ्लो करके R इक्विवेलेंट में से भी जाएगा। जब कितने भी रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हों और उन रेजिस्टर्स के अंदर सेम करंट फ्लो करें तो इसका क्लियर मतलब होता है कि वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, नॉट इन पैरेलल। सो इट मींस दैट दिस कैपिटल R एंड दिस R इक्विवेलेंट बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट की क्या है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है स्मॉल r अपॉन m प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टर इज कैपिटल R,
एलसीएम मैंने लिया तो m फैक्टर मेरा ऊपर चला जाएगा और ये चीज बन जाएगी r प्लस m मल्टीप्लाइड विद r, और ये डिनोमिनेटर में m आना था उसको मैंने न्यूमरेटर में e के साथ शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरे पास नेट करंट का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद हमने छोटे से दो केसेस जो हैं फटाफट से इसके डिस्कस कर लेने हैं कि अब हमें पैरेलल के अंदर करंट का फॉर्मूला तो मिल चुका है, अब हमें ये देखना है कि अगर हम मतलब किस चीज में हमें फायदा होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक तो स्मॉलर रेजिस्टेंस विच इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एक कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। किसको बड़ा रखने में फायदा होगा अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट को, तो हमने करंट का फॉर्मूला जो निकाला है दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला फॉर द पैरेलल सर्किट, दैट इज ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें मैंने केस 1 बनाना है। केस वन में मैंने ये सपोज किया कि जो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया है दैट इज कैपिटल आर, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ऑब्वियसली अगर कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा है तो कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन एम से तो डेफिनेटली क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर ये चीज है तो इन दैट केस मैं स्मॉल आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर को अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर ही लिख सकती हूँ। तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज ई डिवाइडेड बाई आर। अब देखो करंट जो है दैट इज टोटल वोल्टेज V, यानी जिसकी जगह E आंसर आ रहा है, अपॉन रेजिस्टेंस। करंट को जब हम यानी करंट की वैल्यू अगर निकालते हैं और EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो ये चीज आपके पास किसके बराबर आ रही है, दिस इज इक्वल टू द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इसका मतलब पैरेलल में इतने सारे सेल्स को कनेक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ जब मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बड़ा रखा है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टर जब हम बड़ा रखते हैं तो सीरीज कनेक्शन में बेनिफिट होता है, पैरेलल कनेक्शन में बेनिफिट नहीं होता। ये जो पिछला लेक्चर था सीरीज में उसमें हमने केस 1 में यही चीज सीखी थी कि तब हम अगर कैपिटल आर को स्मॉल आर से बड़ा रखते हैं तो आपका जो करंट का आंसर आया था वो n टाइम्स आया था करंट ड्यू टू सिंगल सेल के, और यहाँ पे करंट एक सेल जितना ही आ रहा है चाहे पैरेलल में 10 सेल लगा लो। तो यानी इस केस के अंदर आपको पैरेलल कनेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को क्या रखते हैं, बड़ा। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू को काफी बड़ा सपोज कर लें एज कंपेयर टू कैपिटल आर, अगर हम स्मॉल आर को बड़ा सपोज कर रहे हैं तो स्मॉल आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर, इसे हम अप्रोक्सीमेटली स्मॉल आर अपॉन एम ही लिखेंगे, क्योंकि अगर स्मॉल आर बहुत ज्यादा बड़ा है तो एम की वैल्यू 10 ले लो 20 ले लो तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी स्मॉल आर को काफी ज्यादा बड़ा सपोज कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो करंट का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर अपॉन एम, एम को ऊपर लेके जाओ तो ये बन गया एम इंटू ई अपॉन आर। अब आपके पास कैपिटल आर इतना छोटा है कि वो ऐसे बिहेव करेगा कि वो सर्किट में है ही नहीं। अगर मैं इस डायग्राम में इस कैपिटल आर को वैनिश भी कर दूं, इसे रिमूव कर दूं, तो आपके पास ये सर्किट है। और अब आप देखें तो जो करंट है आपके पास दैट इज m टाइम्स ऑफ E अपॉन R क्या है, दिस इज द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। इसका मतलब करंट इन दिस सर्किट इज m टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम पैरेलल में कनेक्शंस करते हैं सेल्स का तो हमें बेनिफिट सिर्फ तब होगा जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टर को छोटा रखेंगे, लेकिन अगर हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम बेनिफिट तब ले सकते हैं जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को बड़ा रखेंगे। इसका मतलब पैरेलल के अंदर दिस केस 2 गिव्स अस द बेनिफिट, ये बेनिफिट देगा, और सीरीज के अंदर जो है वो केस 1 बेनिफिट देता है। आप सीरीज के लेक्चर को एक बार देख भी सकते हैं, आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस सर्किट के कनेक्शंस के अंदर रेजिस्टर को बड़ा रखना यानी एक्सटर्नल रेजिस्टर को बड़ा रखने में बेनिफिट है और किस सर्किट के अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टर को छोटा रखने में बेनिफिट है। तो इतने लेक्चर को आप ध्यान से एक बार समझ लेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल ही करें बट डिफरेंट सेल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। थैंक यू सो मच।